हेलो माय डियर फ्रेंड। फ्रेंड, आज हम ऑडियो रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जो आप काम करते समय या फिर आराम करते समय कानों में लीड लगाकर सुन सकते हैं। तो गुप्त साम्राज्य पूरा क्लियर होगा पार्ट 1। अगर आपका प्यार मोहब्बत मिला तो हम ऑडियो की वीडियो और भी बना के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ सुनना होगा, जो आपके माइंड में क्लिक होता चला जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के कुछ नोट्स एवं कुछ अच्छे टॉपिक्स, साथ में कुछ अच्छी बातों के साथ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेठ था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोट में दिया है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शाब चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपड़क, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु, वास्तुकार, विताल भट्ट, घटकपर, 12 मिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 1415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही होड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था।
एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुगती थी जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। भक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी विष्ट राष्ट्र के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर यानी टैक्स भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। नंबर 1 क्षेत्र जिसमें कृषि करने योग्य भूमि। नंबर 2 वास्तु जिसमें वास करने योग्य भूमि। नंबर 3 चारागाह भूमि जिसमें पशुओं के चारा योग्य भूमि। नंबर 4 सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। नंबर 5 अपराहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर जो कि स्थान है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौता मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नायना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौद जो कि मध्य प्रदेश में है। भीतरी गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। यानी गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उसमें 2 उत्तर प्रदेश में हैं और बाकी सब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो मंदिर हैं दशावतार मंदिर एवं भीतरी गांव मंदिर। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन
महाविनेश कर्मण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रलाश, पांचवा है अपरिच्छाकारित्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 12 मिहिर ने वृत्त संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। वृत्त संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गुप्त काल में पल्लकौंड ने पशु चिकित्सा पर हस्तयोर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति का अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए संस्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाट्य मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनी नगाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम यानी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये रही आपके ऑडियो फॉर्म में गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी। अगर फ्रेंड आपका प्यार मोहब्बत इस वीडियो पे मिला तो हम इसी तरह से ऑडियो आपको बनाकर बीच बीच में देते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि ये ऑडियो आपको कैसे लगी और कितनी महत्वपूर्ण है आपके सभी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।